हम उस बहस को आगे बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इसका करते हैं। इसमें भी हम आज 2 लेक्चर करेंगे क्योंकि टाइम चूंकि हमारा अब कम है, तो हम डबल डबल आप पढ़ेंगे। रेस्टोरेशन पोइट्री आज हम कर रहे हैं। रेस्टोरेशन ईरा कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे एंड होता है, इसका क्या बैकग्राउंड है, इसके पीछे क्या पॉलिटिकल इंसिडेंट हुए थे, तो वो थोड़ी सी हमने लास्ट लेक्चर में उस पर बात कर दी। उसका सेपरेट लेक्चर एक मौजूद है, आप उसे रिपीट करके सुनना चाहें तो रेस्टोरेशन पीरियड का बैकग्राउंड के नाम से आपको मिल जाएगा। एक स्लाइड जो हम रिपीट करेंगे वही हमारी पहली स्लाइड होगी कि बेसिक डिवीजन जो है क्लासिकल एज की, उससे हमने 3 पीरियड में स्टडी करना है। द एज ऑफ ड्राइडन, और जिससे दूसरी एज हम कहते हैं रेस्टोरेशन एज, और एज ऑफ पोप एंड एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन। तो एज ऑफ ड्राइडन हमने स्टार्ट कर दी है। तो ये पहली एज है और इसमें हम पोएट्री भी देखेंगे, इसमें हम प्रोज भी देखेंगे, ड्रामा भी देखेंगे। तो तीनों जॉनरास पे ये बात होगी, तब ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट होगा। और ये टोटल जो एज है जो 120 से 140 ईयर्स पर फैली हुई है, एक बहुत बड़ी एज। इसको हम डिफरेंट पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया है आसानी के लिए, समझने के लिए। तो इसको हम स्टडी करते हैं। तो ये जो फॉन्ट साइज की आपकी कंप्लेन आ रही थी, मैं इसको थोड़ा सा अगर बड़ा कर दूं, इतना मेरे ख्याल में ठीक रहेगा। सो जॉन ड्राइडन पोइट्री की जब हम बात करते हैं, जॉन ड्राइडन, द रेस्टोरेशन पोइट्री वाज मोस्टली स्टैटिकल, रियलिस्टिक एंड रिटन इन द हेरोइक कपलेट। ये हमने बैकग्राउंड में पढ़ लिया था कि इसका क्या मोड है, मोस्टली किस तरह से लिखी गई, और स्टैरिकल है। विच ड्राइडन वाज द सुप्रीम मास्टर, लेकिन इसका जो लीडर है, जो मास्टर है, मास्टर पोइट है इस एज के अंदर, वो जॉन ड्राइडन है। इसी वजह से इस एज को हम एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं। ही वॉज द डोमिनेटिंग फिगर ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड, इस पूरे पीरियड में। आगे हम देखेंगे कि प्रोज राइटिंग में भी इनका नाम है, और एज ए ड्रामाटिस्ट भी इनका नाम है, और एज ए पोइट जो है वो तो सुप्रीम मास्टर हैं ही हैं। एंड ही मेड हिज वर्क, नेक्स्ट जो लाइन अगर मैं पढ़ूं, he is marked in the field of poetry, drama and prose. In the field of poetry he was in fact the only poet worth mentioning उस टाइम के अंदर। इन हिज यूथ ही केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ काउली, एंड हिज अर्ली पोएट्री हैज द कैरेक्टरिस्टिक कंसीट्स एंड द एग्जेजरेशंस ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट। तो स्टार्ट में इसने काउली से बहुत इंस्पायर थे और उनको फॉलो किया। और कोहली आपको पता है कि मेटाफिजिकल है, वो खुद जॉन डन के साथी हैं। तो इन्होंने, इनकी पोइट्री में हमें वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आती हैं, एग्जेजरेशन नजर आती है, वो कंसीट का यूज नजर आता है। तो ये मेटाफिजिकल स्कूल की तरह की इन्होंने पोइट्री की। आपको पता हुआ अभी एज खत्म हुई थी, तो यकीनन इन्होंने अपने टाइम पे इन्होंने वो सारी चीजें देखी। 1631 में आप देख रहे हैं इनकी बर्थ हो रही है, तो इनका जो अर्ली एज है, इनकी जो इनिशियल टाइम है, वो सारा इन्होंने राइस देखा है प्योरिटन्स का, और प्योरिटन पोइट्स का टाइम देखा है, तो उसी से मुतासिर होना बनता भी है। बट इन हिज लेटर ईयर्स ही emancipated himself from the false taste and the artificial style of the metaphysical writers, and wrote in a clear and forceful style which laid the foundation of the classical school of poetry in England. तो बाद में क्या हम देखते हैं कि इन्होंने खुद को लिबरेट किया उस थिंकिंग के साथ, और एक अंदर से इनको एक रिवॉल्ट फील हुआ, और इन्होंने खुद को आज़ाद करवाया उस स्टाइल ऑफ राइटिंग से, और फिर एक नया स्टाइल जो उस टाइम की डिमांड भी थी, तो इन्होंने अडॉप्ट किया और अपने टाइम के एक डोमिनेंट पोएट बने। The poetry of the Dryden can be conveniently divided under 3 heads. जैसे लास्ट टाइम भी हम शायद किसी बात पे डिस्कस कर रहे थे कि डन की पोइट्री जो है ना, वो 3 तरह की पोइट्री में हम डिवाइड करके उनको स्टडी करते हैं। बिल्कुल इसी तरह ड्राइडन के पोइट्री को भी 3 हिस्सों में हम डिवाइड करके स्टडी करते हैं। पॉलिटिकल स्टाइल्स हैं इनके, और डॉक्ट्रिनल पोएम्स हैं, एंड द फेबल्स हैं। ठीक है, तो इन्होंने फेबल्स भी वाली पोइट्री, ऐसी पोइट्री की है जिसमें फेबल्स हैं, और ऐसी पोइट्री की है जिसमें डॉक्ट्रिनल पोएम्स हम उनको कहते हैं, पोएम ऑफ आइडियाज उनको हम कहते हैं, जो आइडियोलॉजिकल हैं, और पॉलिटिकल जो पावर रिलेशन से बिलोंग करती हैं, पॉलिटिक्स से बिलोंग करने वाले जो स्टायर उन्होंने किए हैं, उस तरह की जो पोइट्री की है। तो 3 तरह की पोइट्री उन्होंने की है।
पॉलिटिकल स्टाइल सबसे पहले देखते हैं इनमें कौन से बड़े बड़े वर्क हैं. ऑन इज पॉलिटिकल स्टाइल एब्सोलम एंड एक्टोफल, इनका एक वर्क है इसको. एंड द मेडल, शायद इसको मुझे हाईलाइट कर देना चाहिए ताकि आप दोबारा जब देखें तो आसानी हो उनको फौरन से फाउंड आउट करने में. ये वेल नोन इनके वर्क, दो हमारे पास वेल नोन वर्क नजर आते हैं पॉलिटिकल स्टाइल्स की जहां बात है. एब्सोलम एंड एक्टोफल एंड द मेडल. And in Absalom and the Achitophel, which is one of the greatest political satires in English language, Dryden defended the king against the Earl of Shaftesbury, who is represented as Achitophel. It contains powerful character study of the Shaftesbury and the Duke of Buckingham, who is represented as Zimri. The Medal is another satirical poem. तो ये दो पोएम इनके हैं जो पॉलिटिकल स्टाइल्स हैं, और पहले में हम देखते हैं कि ये किंग को डिफेंड करते हैं, चार्ल्स सेकंड को. इन द मेडल क्या है, इसलिए हम इसे पॉलिटिकल स्टाइल कह रहे हैं दोनों पोएम्स को. इज अनदर स्टैटिकल पोएम फुल ऑफ इन्वेक्टिव अगेंस्ट शेफ्ट्सबरी एंड मैकफिनो. इट आल्सो कंटेन्स a scathing personal attack on the Thomas Shadwell, who was once a friend of Dryden. तो ये पॉलिटिकल स्टाइल्स हैं, इनमें जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं चार्ल्स सेकंड के, जो उनको इसने निशाना बनाया है शदीद किस्म की तनकीद का. द मेडल के अंदर भी वो उनको तनकीद करते हैं, और एब्सोलम एंड एक्टोफल में इस वजह से भी हम इसको कहते हैं कि पॉलिटिकल स्टाइल इनके जो दोनों पोएम्स हैं. डॉक्ट्रिनल पोएम्स कौन सी हैं इसको देखते हैं. तो डॉक्ट्रिनल पोएम्स जो हैं उसमें हमारे पास आते हैं the two great doctrinal poems of the Dryden are Religio Laici, और ये हमारे पास है जहाँ पे रिलीजन और डिस्कशन होगी, डिबेट होगी. एंड द हिंट एंड द पैंथर, इसको भी हाईलाइट मैंने नहीं किया था जल्दी में, इसको अभी कर लेते हैं. These poems are neither religious nor devotional but theological and controversial. ठीक है, वो स्ट्रिक्ट टर्म में रिलीजियस तो नहीं है, लेकिन थियोलॉजिकल है, यानी फिलोसफिकल थियोलॉजिकल, जो मजहब की फिलोसफिकल मेटाफिजिकल जो बहस है. द फर्स्ट वाज रिटन व्हेन ड्राइडन वाज अ प्रोटेस्टेंट. मजे की बात है इसमें, बड़ी अपोजिट एक आपको मिलेगा, एक कंट्रास्ट मिलेगा इनकी डिबेट के अंदर. पहली जो पोएम है रिलीजियस लाइसी, कब लिखी गई? इट वाज फर्स्ट रिटन व्हेन ड्राइडन वाज अ प्रोटेस्टेंट एंड इट डिफेंड्स द एंजेलिकन चर्च, जो प्रोटेस्टेंट चर्च है. एंड द सेकंड जो पोएम है दैट वाज रिटन व्हेन ड्राइडन हैड बिकम अ कैथोलिक, जब उन्होंने अपना फिरका चेंज कर लिया. वेहेमेंटली डिफेंड्स द कैथोलिज्म. तो इसका क्या मतलब है? They therefore showed Dryden's power and the skill of defending any position he took up and his mastery in presenting an argument in words. तो मास्टर था आर्गुमेंट करने का. जैसे वकील होते हैं ना, तो आप उनको जो भी केस दे दें वो उस पर दलील देंगे, और एक अच्छा वकील जो है वो कव्वे को सफेद भी साबित कर सकता है, ठीक है, और किसी वाइट चीज को ब्लैक भी साबित कर सकता है, ब्लैक को वाइट साबित कर सकता है. तो प्रॉब्लम ये नहीं होता कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है. प्रॉब्लम या किसी वकील की काबिलियत क्या होती है कि मुझे ये होती है कि उसको आर्गूमेंट देना आते हैं कि नहीं, वो डिफेंड कर सकता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं. तो ड्राइडन में एक कमाल की खुसूसियत ये थी कि वो जब प्रोटेस्टेंट थे तो उन्होंने प्रोटेस्टेंटिज्म को डिफेंड किया, स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट दिए उसके ऊपर. जब कैथोलिक हो गए तो कैथोलिसिज्म को डिफेंड किया और उस पर स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट दी. इससे साबित होता है कि वो ही वाज मास्टर इन प्रेजेंटिंग हिज आर्गूमेंट इन वर्ड्स. पोइट तो वो था ही, बल्कि अपनी एज के एतबार से हम देखते हैं कि आर्गूमेंट पे भी उसे कमांड हासिल थी. द फेबल्स विच वर रिटन, ये जो हमारे पास तीसरी टाइप है, which were written during the last year of the Dryden's life, show no decrease in his poetic power. Written in the form of the narrative, they entitled Dryden to rank among the best storytellers in verse in English. तो फेबल्स के अंदर उन्होंने फेबल्स जो है वो स्टोरीज तख्लीक की हैं इन पोइट्री के फॉर्म में. द पैलामोन एंड आर्साइट एग्जाम्पल ने इस तरह के वर्क की, तो वो ये है विच इज बेस्ड ऑन द चौसर्स नाइट्स टेल. ठीक है,
चौसर की नाइट की टेल आपको याद होगी, थोड़ी सी मैंने डिस्क्राइब भी की थी अपने लेक्चर के अंदर, वो मैं अभी पूछता हूँ आपको याद है कि नहीं। उसके ऊपर ये कहानी बेस करी है, द Palamon and the Arcite gives us an opportunity of comparing the method and the art of the 14th century poet with one belonging to the 17th century. Of the many miscellaneous poems of the Dryden, Annus Mirabilis is a fine example of a sustained narrative power. एक वो जो इसके अंदर पोएम है उसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। Annus Mirabilis is Alexander's Feast, और एक और जिनका वर्क है, सारा मुझे करेक्ट करने का टाइम नहीं मिला इतना, is Alexander's Feast is one of the best odes in the English language. इनकी पोइट्री की एक और एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं फेबल्स जो इन्होंने लिखी है ड्राइडन ने। पैलामन ऑन द अदर साइड जो सबसे स्पेशल है वो चौसर की नाइट टेल पे बेस करती है, और दूसरी अलेक्जेंडर फीस और एनस मेरेबिलिस जो है हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। Representative of the age, the poetry of the Dryden possess all the characteristics of the Restoration period, और वो characteristics क्या हैं वो हमने बड़ी डिटेल के साथ इनके टोटल इंट्रोडक्शन में और फिर हमने एज के पार्टिकुलर इंट्रोडक्शन में भी देखे हैं। इज देयरफॉर थॉरोली रिप्रेजेंटेटिव दैट एज। अगर हम गौर करें तो हमें पता चलता है कि ड्राइडन का वर्क, ड्राइडन का स्टाइल, ड्राइडन की जो पोइट्री है वो रिप्रेजेंट कर रही है अपनी एज को। इट डज नॉट हैव द पोइटिक ग्लो, द स्पिरिचुअल फर्वर, कोई इसमें स्पिरिचुअलिज्म आपको नहीं मिलेगा, कोई पोइटिक ग्लो नहीं मिलेगा, कोई प्रिंसिपल भी इवन नहीं मिलेगा। वैसा आपने देखा कि वो जिस पोजीशन पे ड्राइडन खुद चले जाते हैं उसको आर्गुमेंट से प्रूव कर देते हैं। द मॉरल लॉफ्टीनेस नहीं मिलेगी, वो जो मिल्टन की खास बात आपको लास्ट स्टेज में हमने देखी थी। एंड फिलोसफिकल डेप्थ भी आपको इनमें कोई खास नहीं मिलेगी, जो मार्लो या शेक्सपियर ये इस तरह के लोगों में मिलती है। एंड बट सैडली लैकिंग इन द रेस्टोरेशन पीरियड, ये सारी खसूसियात रेस्टोरेशन पीरियड में हमें ओवरऑल लैक करती हैं, और फिर खास तौर पर ड्राइडन में भी हमें ये लैक सारा नजर आता है। बट इट हैज, लेकिन इसकी खूबियां क्या हैं? ये तो इसकी खामियां हैं, पोएटिक ग्लो नहीं है, स्पिरिचुअल फर्वर, मॉरल लॉफ्टीनेस, फिलोसफिकल डेप्थ नहीं है। तो फिर है क्या इसमें? वो है फॉर्मलिज्म, फॉर्म खूबसूरत तख्लीक की, एंड इंटेलेक्चुअल प्रिसिशन, और ये इंटेलेक्चुअलिज्म जो है वो प्रैग्मेटिज्म है एक लिहाज से, और इंटेलेक्चुअल प्रिसिशन है, द आर्गुमेंटेटिव स्किल, अभी आपने उसकी एग्जांपल तो देख ही ली, एंड रियलिज्म, ये चीजें हैं। अगर वो नहीं है, जो नहीं है और जो है, ये दोनों आप साथ साथ समझ सकते हैं। Which were the main characteristics of the age? इसको भी हम सेपरेट पॉइंट बनाते हैं। Though Dryden does not reach great poetic heights, yet here and there he gives us passages of the wonderful strength and eloquence. जो मेन चीज इसमें हमें नजर आती है ना वो है precision, intellectual precision, argumentative skill and eloquence. His reputation lies in his being great as a satirist. तो हम देखें कि ये एक सैटिरिस्ट के तौर पे फेमस हैं, एंड रीजनर, ठीक है, जो अकल का इस्तेमाल करते हैं, जो तनकीद करते हैं माशरे की वैसे फलाह के लिए, इनमें आप इसको देख सकते हैं। सो इन फैक्ट इन दीज टू कैपेसिटीज ही इज स्टिल द ग्रेटेस्ट मास्टर in English literature. Dryden's greatest contribution to English poetry was his skillful use of the heroic couplet, which became an accepted measure of the serious English poetry for many years. और यहाँ इन्होंने ये जो बुनियादें रखी हैं ना, सटायर की, रीजन के यूज की, एलोक्वेंस की, आर्गुमेंटेटिव स्किल की, और फॉर्म और रियलिज्म को अहमियत दी है, इसका क्या नतीजा निकला है कि ये आगे चल के एक बुनियाद बन गई, और आने वाले फिर जो 120 ईयर्स हैं, 100 ईयर्स ऑलमोस्ट, इसके बाद इनका ये स्टाइल जो है वो लगातार कॉपी होता जाएगा। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? इनका स्किलफुल जो यूज है ऑफ हेरोइक कपलेट, उसको इन्होंने बहुत मकबूल बनाया, और बाद में ये एक्सेप्ट हुआ एज ए मेजर फॉर सीरियस इंग्लिश पोएट्री फॉर मैनी इयर्स। तो पोएट्री में आपने अभी देखा कि कोई और पोएट हमने मेंशन नहीं किया। पोएट्री में सिर्फ हमारे पास एक ही रिमार्केबल जो आथर हैं जिनको हम रेफर कर सकते हैं रेस्टोरेशन पोएट्री के अंदर, और कोई भी नहीं है हमारे पास सिवाय ड्राइडन के। तो ये वाला पार्ट हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। हम रिव्यू कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा है जल्दी से।
आपका माइंड अब साथ साथ अगर चले तो रेस्टोरेशन पोइट्री हम देख रहे थे। रेस्टोरेशन पीरियड हमने देखा कि जैसे हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिए है। एज ऑफ ड्राइडन अब हमारा टारगेट थी, रेस्टोरेशन और पीरियड भी जिसे हम कहते हैं, और इसके अंदर रेस्टोरेशन सब पार्ट में पोइट्री के अंदर। और पोइट्री में हमने एक ही पहला आथर उठाया जॉन ड्राइडन, और उसके बाद हमने किसी आथर को टच नहीं किया, क्योंकि कोई हमें और आथर रिमार्केबल नहीं मिलता। और ड्राइडेंट के इंट्रोडक्शन में हमने देखा ये कॉली से शुरू में मुतासिर थे, और फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता फिर ये उस असर से बाहर आए, मेटाफिजिकल पोइट्री स्टार्ट में इन्होंने की, लेकिन फिर उसको छोड़कर इन्होंने इंडिपेंडेंट एक अपने रेस्टोरेशन जो ईरा है उसके इन्वायरमेंट के मुताबिक काम किया, और जो है एक न्यू स्टाइल जो है उसकी बेस बना दी। इनकी पोइट्री को हम पॉलिटिकल स्टाइल्स और डॉक्ट्रिनल पोइम्स और फेबल्स में डिवाइड करते हैं। ये उन्होंने 3 तरह की पोइट्री की है, जिसमें हमने पॉलिटिकल स्टाइल्स में सोलोमन में ट्रफल देखा, तो मेडल देखा है, और इसमें हम देखते हैं कि चार्ल्स को किंग को ये डिफेंड करते हैं एक बार के अंदर, और अपने पॉलिटिकल जो उनके पॉलिटिकल स्पेशली ओपोनेंट हैं, तो ये रॉयलिटी के फेवर में इन्होंने लिखा और उनको तनकीद का निशाना बताते हैं। तो पॉलिटिकल स्टाइल जो है, तो इस क्रिटिसिज्म का एक वर्क है, आपको पता है। डॉक्ट्रिनल जो पोइम है इनके, रिलीजियोलाइसी एंड द हिंद एंड द पैंथर, तो इसमें जो है वो किस तरह वो एक टाइम पे प्रोटेस्टेंट है और दूसरे टाइम पे कैथोलिक्स हैं, तो अपने पॉइंट्स को डिफेंड करते हैं। तो ये आर्गुमेंट्स हैं इनके वर्ड्स के अंदर। फिर हमने फेबल्स को देखा, तो उसमें पहले मैंने आर्ट साइड हमने पढ़ा है और समझा, याद रखने की कोशिश करेंगे कि ये चौसर की नाइट स्टे पे बेस कर रही है, और एनिस मिराबिलिस एक और हमारे पास नैरेटिव पोइम है, और अलेक्जेंडर्स फीस्ट जो है एक और हमारे पास जो है वो फेबल, और एक अदर पोइट्री है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एज हम इनको कह रहे हैं लास्ट में, कि इनके अंदर अपनी एज के मुताबिक जो स्टेज में चीज़ें नहीं थी वो हमने समझी हैं, जो हमें एलिजाबेथन एज में मिलती हैं, जो हमें उसके बाद जो प्यूरिटन एज आती है वहाँ पे हमें जो चीज़ें मिक्स दोनों एज में, यानी रेनेसां का लार्जर पीरियड अगर हम उसे कहें, तो उसमें हमें एक पोइटिक ग्लो, स्पिरिचुअल एलिमेंट मिलते हैं, मॉरल लॉफ्टीनेस, फिलोसफिकल डेप्थ मिलती है, और इमेजिनेशन मिलती है, एग्जैजरेशन भी मिलती है, लेकिन वर्बोसिटी भी मिलती है हमें। लेकिन यहाँ पे नहीं है ये चीज़ें, और इनमें जो खास बात है वो फॉर्मलिज्म है, वो इंटेलेक्चुअल प्रिसिशन, आर्गुमेंटिव स्किल, रियलिज्म है, एलोक्वेंस है इनके अंदर, हिस्टोरिकल वर्क है, और रीजन इन वर्ड्स है। तो इनका ये स्किलफुल यूज है हर कपलेट का, वो बेस बन गया है। इस तरह की जो जिस टाइप की इन्होंने पोइट्री की वो बाद में बेस बनी है पूरे न्यू क्लासिकल एज में आने वाले पोइट जो हैं, इनके इस मॉडल को फॉलो करते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं इस पार्ट को।